बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के मसल एक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है। सबसे पहले तो आपको हायरार्की आनी चाहिए कि देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सही तरह समझा दिया है। इसके अंदर मैं सिर्फ कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म समझाऊंगा। पिछले में हमने ये जो मैं बता रहा हूँ वो हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। देखें, हमारे पास क्या होता है, मसल होता है। मसल जो बना होता है वो किससे बना होता है? मसल बंडल से। किससे बना होता है? मसल बंडल से। ठीक है, अच्छा चलें, मसल बंडल्स। और मसल बंडल्स को हम क्या कहते हैं? फेसिकल्स। फेसिकल्स। अच्छा, ये जो फेसिकल्स हैं ये किससे बने होते हैं? ये मसल फाइबर से बने होते हैं, मसल सेल से बने होते हैं। मसल फाइबर या मसल के सेल से। अच्छा ठीक है। अब ये जो मसल का सेल है ये किससे बना होता है? ये बना होता था मायोफिब्रिल से। मायोफिब्रिल। और मायोफिब्रिल किससे बने होते थे? सार्कोमेयर से। सार्कोमेयर से। और सार्कोमेयर किससे बना हुआ है? थिन एंड थिक फिलामेंट से। किससे? थिन फिलामेंट, सॉरी, ठीक है, थिन फिलामेंट, इसको थोड़ा सा मिटाएं, थिन फिलामेंट से और थिक फिलामेंट, थिन एंड थिक फिलामेंट से बना हुआ है सार्कोमेयर। अब इधर क्या होता है कि मैं इधर ना आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि ये सार्कोमेयर है, ये पूरा पूरा क्या है? सार्कोमेयर है। ठीक है, ये क्या है? सार्कोमेयर। और ये सार्कोमेयर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर समझा दिया है। सार्कोमेयर का ये कौन सा फिलामेंट होता है? ये होता है थिन फिलामेंट। ठीक है, थिन फिलामेंट। और ये कौन सा फिलामेंट होता है? ये थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ चीजें बताऊंगा वो आपने समझनी है, डिटेल के अंदर समझेंगे। होता क्या है कि ये जो थिन और थिक फिलामेंट होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरले होते हैं। होता क्या है, ये थिक फिलामेंट जो होता है थिन फिलामेंट को ऐसे पकड़ता है। ठीक है, ये थिक फिलामेंट इस थिन फिलामेंट को क्या करेगा? ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लास ब्रिज या पावर स्ट्रोक। वो मैं आपको डिटेल के अंदर ये समझाऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। क्लास ब्रिज या इसे बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, अब होता क्या है कि ये थिक फिलामेंट ने थिन फिलामेंट को जैसे ही पकड़ेगा ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है, ये थिक फिलामेंट क्या करेगा? थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा तो आप मुझे बताएं कि सार्कोमेयर जो है, सार्कोमेयर की ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये जेड लाइन जो है, वो आप मुझे बताएं किस तरफ मूवमेंट करेगी? इस तरफ मूवमेंट करेगी। इस तरफ वाला थिन फिलामेंट इस तरफ करेगा तो ये सार्कोमेयर की ये वाली लाइन किस तरफ मूव करेगी? सेंटर में मूव करेगी। और जब सेंटर में मूव करेगी ये सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब जेड लाइन इस तरफ मूव करेगी तो सार्कोमेयर कुछ ऐसा हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि सार्कोमेयर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, मीन्स के छोटा हो जाएगा। ये सार्कोमेयर क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, सार्कोमेयर छोटा हो रहा है। और थिन फिलामेंट इस थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। क्या खुद थिन और थिक फिलामेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो रहे। ये क्या हो रहा है कि सार्कोमेयर बेशक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन थिन और थिक फिलामेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही। ये ऐसे होता है जैसे आपके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे को क्या कर जाती हैं? ओवरलैप कर जाती हैं। यही थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसे क्या कहते थे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थिन फिलामेंट इस थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करेगा तो सार्कोमियर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। देखो हुआ क्या, ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट इन्होंने ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुए? ओवरलैप हुए, ओवरलैपिंग हुई इनकी। ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। यही एंट्रेंस टेस्ट वाला पूछ रहा होता है, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, ये ओवरलैप हुए। ओवरलैप से क्या कहते हैं इस थ्योरी को? कि क्या हुई? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइड हुए थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर, क्या हुए? स्लाइड हुए। क्या थिन फिलामेंट ने थिक फिलामेंट को खींचा? थिक फिलामेंट ने थिन फिलामेंट को खींचा। ये असल प्रोसेस है। क्या
एक पतला इंसान मोटे इंसान को खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता ना। मोटे फिलामेंट ने पतले फिलामेंट को अपनी तरफ क्या किया है? खींचा है। जैसे खींचा है तो थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए, सार्कोमियर क्या हो चुका है? शॉर्ट हो चुका है। सारे सार्कोमियर शॉर्ट हुए तो क्या शॉर्ट हो गया? सार्कोमियर मिलकर क्या बनता है? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल शॉर्ट हो गया। मायोफिब्रिल शॉर्ट हुए तो आप मुझे बताइए मायोफिब्रिल मिलकर क्या बनाते थे? मसल फाइबर या मसल का सेल। मसल का सेल शॉर्ट हुआ, मसल के सेल मिलकर क्या बनाते थे? मसल बंडल्स या फेसिकल्स। फेसिकल्स छोटे हुए, ये अगर सारे छोटे हो गए तो मसल्स पूरे का पूरा छोटा हो गया। इसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। आगे हम चलते हैं। आगे कुछ चीजें मैं आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर बता देता हूँ। ठीक है। हो रहा क्या है कि ये जो थिन और थिक फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो रही है। तो असल मसला इधर से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम डिटेल के अंदर देखते हैं कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर के आखिर ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। स्ट्रक्चर ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी लेकिन इतने डिटेल के अंदर नहीं बताई थी। इसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा चीजें। देखिए, ये जो थिन फिलामेंट होता है ना, ये असल में क्या होता है कि जब ये बनता है कैसे बनता है, ये याद रख लेना कि हमारे पास क्या होता है? जी एक्टिन होता है। क्या होता है? जी एक्टिन। इधर क्या आता है? हमारे पास मैग्नीशियम आयन आता है जो इस जी एक्टिन को फिलामेंटियस एक्टिन के अंदर क्या करवाता है? कन्वर्ट करवाता है। किसके अंदर? फिलामेंटियस एक्टिन, एफ एक्टिन के अंदर क्या करवाता है? इसको कन्वर्ट करवाता है। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बना दिया? मोनोमर से पॉलीमर बना दिया। और इसके ऊपर एफ एक्टिन के ऊपर इधर इधर करके याद रख लें, एक्टिन के ऊपर कौन सी साइड बनेगी? मायोसिन बाइंडिंग साइड। इधर घबराए नहीं, बस इधर बहुत इजी है, मैं आपको फर्दर समझाता रहता हूँ। मायोसिन बाइंडिंग साइड इसके ऊपर बनेगी। इधर से आपका क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट्स बनना अब शुरू होते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया कि ये थिन फिलामेंट ऐसे बनता है। ठीक है। और आपने याद रख लेना है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितने आयन यूज होते हैं? भाई एक याद रख लेना कि कैल्शियम यूज होता है और दूसरा मैग्नीशियम। कैल्शियम याद रखते हैं लेकिन मैग्नीशियम याद नहीं रखते। कैल्शियम का आज रोल मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। मैग्नीशियम का मैंने आपको बता दिया कि ये मोनोमर से पॉलीमर बनाता है थिन फिलामेंट को। ठीक है। अच्छा, थिन फिलामेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? भाई नंबर वन, एक्टिन की दो चेनें आ जाती हैं। एक एक्टिन, एक्टिन की कितनी चेनें आएंगी? टू चेन। ठीक है। और नंबर टू, इसके अंदर क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। ये टेप लाइक प्रोटीन होता है, ट्रोपोमायोसिन। इसकी भी क्या होती है? दो चेन होती है। ठीक है। नंबर थ्री, इसके पास क्या होता है? ट्रोपोनिन। क्या होता है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन के कितने यूनिट होते हैं? ट्रोपोनिन के तीन यूनिट होते हैं। ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट होते हैं। ठीक है। ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। एक होता है ट्रोपोनिन सी, एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन एम। ट्रोपोनिन सी, इसके साथ क्या बाइंड होता है? कैल्शियम बाइंड होता है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट इसके ऊपर मौजूद होती है ट्रोपोनिन सी के ऊपर। ट्रोपोनिन आई, ये इनहिबिट करता है एक्टिन और मायोसिन को। एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देता। इनहिबिट दी एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देगा। टीपीएम, ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होता है। बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया थिन फिलामेंट। इसके बाद में आपको थिक फिलामेंट के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास। अच्छा, पहले मैं थिन फिलामेंट का थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं आपको। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। ठीक है। हाँ, इस पेन से बनाते हैं। कौन सा पेन? ये ब्लैक पेन सही रहेगा। भाई देखो, थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन की क्या है? दो चेनें मौजूद है। एक्टिन की कितनी चेनें मौजूद है? दो चेनें। ये एक्टिन की
दो चेने मौजूद हैं। जैसे तस्बीह होती है ना, तस्बीह को आप क्या कर लें, दोनों हाथों से पकड़ के इसको मोड़ें। जैसे मोड़ेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं इधर बना के दिखाता हूँ, आप समझ आएंगे। ठीक है, आप तस्बीह के दोनों हिस्सों को पकड़कर मोड़ेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक्टिन और एक्टिन के ऊपर कौन सी साइट मौजूद है? मायोसिन बाइंडिंग साइट मौजूद है। कौन सी साइट मौजूद है? मायोसिन बाइंडिंग साइट इसके ऊपर क्या है? मौजूद है। ठीक है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या है? मौजूद है। ठीक है, दूसरा पेन ताकि विजिबल लगे। ये हमारे पास क्या हो गई? एक्टिन की दो चेनें हो गई। एक्टिन की दो चेन हो गई। और इसके ऊपर ये जो है, ये वाला ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाले, ये है क्या? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसके ऊपर मायोसिन थिक फिलामेंट आकर क्या होगा? अटैच होगा। अच्छा, ये तो हो गया एक्टिन की दो चेनें हो गई। ठीक है, एक्टिन की दो चेनें। अब इसके ऊपर कौन आके अटैच होगा? इसके ऊपर आकर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन दो चेनें इसके ऊपर क्या होंगी? अटैच होंगी। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ये टेप लाइक होता है, ये इसको क्या करता है? कवर करता है। ये क्या है इसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन। इसे क्या कहेंगे? ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? टेप लाइक है, जिसने एक्टिन की दोनों चेनों को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। टेप लाइक प्रोटीन, टेप लाइक प्रोटीन है जिसने एक्टिन की दोनों चेनों को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। इसके बाद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के कितने यूनिट्स थे? 3 यूनिट। एक टीपीएम जो बाइंड करता है किससे? ट्रोपोमायोसिन से। ये क्या है हमारे पास? टीपीएम। इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, इस पेन से सही रहेगा। देखें, ये टीपीएम ट्रोपोनिन जो अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, ये ट्रोपोमायोसिन ही है ना, किसकी मदद से अटैच होता है? टीपीएम की वजह से। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? टीपीसी। ये हमारे पास क्या है? ये ये वाला, ये टीपीआई है। ये क्या? टीपीआई इनहिबिट द एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देगा। और ये हमारे पास क्या है? टीपीसी। अच्छा, इधर भी बना देता हूं भाई। ये हमारे पास क्या है? ट्रोपोनिन एम। ठीक है, ट्रोपोनिन एम। और ये कौन सा है? ट्रोपोनिन आई इनहिबिट द एक्टोमायोसिन, एक्टिन मायोसिन। और ये क्या है? टीपीसी, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। इसके साथ आकर क्या अटैच होगा? कैल्शियम अटैच होगा। तो मैं इधर ना इनके नाम नाम की लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे याद रखना, मेमोराइज करना इजी रहे। ठीक है, हाँ सही है, इस पेन से लिख देता हूँ भाई। ये पूरे का पूरा यूनिट क्या है? इधर ये पूरे का पूरा यूनिट इस तरफ से लिख देता हूँ कि ये पूरे का पूरा यूनिट हमारे पास क्या है? प्रोपोनिन। ठीक है, और इसके मैं यूनिट्स के नाम लिख देता हूँ। इसे हम क्या कहेंगे? टीपीएम, प्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये टीपीएम किसके साथ अटैच हो रहा है? मायोसिन के साथ। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? टीपीसी। इसके ऊपर किसकी बाइंडिंग साइट है? कैल्शियम की बाइंडिंग साइट। इसके ऊपर कैल्शियम आके अटैच होगा। और ये क्या है? टीपीआई। ये इनहिबिट करेगा, एक्टिन को मायोसिन से मिलने नहीं देगा। ठीक है, जैसे दो लोग मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके अंदर एक क्या होता है? दरार बन जाता है। ये टीपीआई जो है, ट्रोपोनिन इनहिबिटर जो है, ये एक्टिन को मायोसिन के साथ मिलने नहीं देगा। ऐसे आप इसको क्या कर लें? तो याद कर लें। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको मायोसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास मायोसिन थिक फिलामेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? थिक फिलामेंट मायोसिन। देखो, मायोसिन एक पॉलीमर है। मायोसिन क्या है? पॉलीमर है। तो लाजमी बात है ये किसी मोनोमर से बना होगा। ये जो थिक फिलामेंट होता है, ये 300 टू 400 सब यूनिट से, मीन्स के मोनोमर से मिलकर बनता है। मोनोमर से मिलकर बनता है। उस मोनोमर को हम क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। ठीक है, अच्छा, ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रा करके दिखाता हूँ आपको कि ये मीरोमायोसिन कैसा नजर आएगा। ये मीरोमायोसिन कुछ ऐसा होता है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये क्या है हमारे पास? मीरोमायोसिन। अच्छा, मीरोमायोसिन को फर्दर हमने क्या किया? डिवाइड किया है। ये मीरोमायोसिन की क्या होती है? इसे कहते हैं टेल। इसे क्या कहा जाता है? आर्म। और इसे क्या कहा जाता है? हेड।
ठीक है। और याद रख लें कि ये जो टेल होती है इसे कहा जाता है कि ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन है। ये कौन सा हिस्सा है मीरोमायोसिन का, लाइट, लाइट मीरोमायोसिन, या इसे कहा जाता है चार्ट फॉर्म के अंदर LMM, लाइट मीरोमायोसिन। और हेड और आर्म को याद रख लें, इसे कहा जाता है हेवी मीरोमायोसिन, हेवी मीरोमायोसिन, या इसे कहा जाता है HMM। और एक और बात याद रखनी है कि इसके हेड के ऊपर दो बाइंडिंग साइट मौजूद होती हैं। कितनी बाइंडिंग साइट मौजूद होती हैं? दो बाइंडिंग साइट इसके हेड के ऊपर मौजूद होती हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसके हेड के ऊपर एक ये जो बाइंडिंग साइट है, ये याद रखनी है, ये है ATP बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट। और दूसरी ये वाली साइट जो है, ये मायोसिन के ऊपर, मीरोमायोसिन के ऊपर, ये किसके साथ अटैच होगा? एक्टिन के साथ। तो इसके ऊपर कौन सी बाइंडिंग होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद होती है, ठीक है। अब ये मीरोमाइसिन एक ऐसे कितने यूनिट होंगे? 300 टू 400 यूनिट। मैं इधर ना एक और यूनिट आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक है। इधर हम क्या बनाते हैं, एक और यूनिट बना देते हैं। भाई ये कुछ ना यूनिट ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। तो इधर से कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा करके बनेगा, और इधर से इसका क्या निकलेगा, इधर से हम इसका हेड बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 300 से 400 यूनिट्स होंगे। तो इसके अंदर एक कौन सी हो जाएगी, एटीपी बाइंडिंग साइट, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फिलामेंट हो गया, थिक फिलामेंट हो गया। अब हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये थिन और थिक फिलामेंट आपस में ओवरलैप कैसे करेंगे, आखिर ये प्रोसेस होगा कैसे। इसको ना समझाने के लिए मुझे एक मरतबा दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनाऊंगा तो आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा, और पुराना लेक्चर देखेंगे फिर इधर आएंगे तो आपके लिए क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैं इधर ना एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि उसकी मदद से हम इसको इजीली समझ सकें कि होगा क्या। भाई हमने क्या देखा था कि, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। भाई हमने स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर बनाया था। आप कहेंगे सर बनाया था, जिन्होंने लेक्चर सुना होगा उनके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। भाई उसके अंदर क्या होते थे कि ये सिलेंड्रिकल शेप का होता था मसल फाइबर, और उसके न्यूक्लियस किधर होते थे, पेरिफ्री में। अगर ये सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। भाई ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म को कहा जाता था सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता था, सार्कोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पेरिफेरी में हमने देख लिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखने क्या कहा जाता है, सार्कोसोम। और मैं आपको ना कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम बता देता हूँ, वो आप खुद लिख लें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के 7-8 नाम बताता हूँ, वो याद रख लें। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, ये तो आपको पता होगा। इसको पॉलीमार्फिक भी कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसको ऑलवेज इन मोशन भी कहते हैं, यूनिवर्सली प्रेजेंट भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं, इंड्यूस सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल भी इसी को कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम भी इसको कहते हैं। और इसके अंदर हमारे मसल सेल के अंदर इसे सार्कोसोम कहा जाता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, अब इसकी ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता था, इसकी ऊपर वाली मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोलीमा, सार्कोलीमा। और इसके अंदर इधर करके क्या मौजूद होता था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इधर क्या मौजूद है, SER, SER स्टैंड फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है। इसके अंदर कैल्शियम स्टोरेज है। कैल्शियम के बहुत ज्यादा फायदे मैंने पहले भी बताया आपको कि कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए चाहिए होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है कैल्शियम, ठीक है। और आपने याद रख लेना है ब्लड क्लोटिंग के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, हड्डियों की मजबूती, दांतों की मजबूती, और ब्लड अगर किसी का बहना शुरू हो जाए तो वो भी कैल्शियम की मदद से क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन कर देता है, गुर्दे के अंदर पथरी कर देता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनाकर। अच्छा, अब होगा क्या, ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर इसे हम कहते हैं टीट्यूब्यूल्स, टीट्यूब्यूल्स। इसके ना कुछ याद रख लेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको
ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। और आप मुझे बताएं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बिल्कुल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसे कहते हैं सिनसिटियम, सिनसिटियम, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि इसके न्यूक्लियस सेंटर में है या पेरिफेरी में है, तो न्यूक्लियस इन पेरिफेरी, न्यूक्लियस इन पेरिफेरी, पेरिफेरी के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, किनारों पर इसके न्यूक्लियस क्या है, मौजूद है। अच्छा, इसकी ये जो है ना टी ट्यूब्यूल ट्रांसफर, ट्यूब्यूल ये मैसेज को ट्रांसफर करेगा। ये क्या है मसला, मैं आपको बताता हूँ। ये मसल फाइबर के अंदर ये इधर क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल, ठीक है। और इसके अंदर ये कौन सा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। और सेंटर में कौन से फिलामेंट है, थिक फिलामेंट मौजूद है, ये थिक फिलामेंट इधर मौजूद है। ये सारे क्या है, मायोफिब्रिल। और ये एक को हम देख रहे हैं, तो ये एक जो होगा वो क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर कहलाएगा, ठीक है। सारे सार्कोमेयर मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, मायोफिब्रिल। और अगर हम एक को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर, ये थिक फिलामेंट। और साथ में क्या है, थिन फिलामेंट। अब होगा क्या कि, और ये भी याद रख लेना कि ये सार्कोलीमा या मसल सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है एंडोमाइसियम। क्या कहा जाता है, एंडोमाइसियम। अगर मसल के ऊपर मेम्ब्रेन है तो उसे पेरीमाइसियम, मसल के फेसिकल्स के ऊपर है तो उसे कहते हैं एपीमाइसियम, और मसल सेल के ऊपर है तो एंडोमाइसियम कहते हैं। अच्छा, होगा क्या कि इधर से ये कौन सी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन इधर से मैसेज को लेकर आती है। मोटर न्यूरॉन क्या करती है, इधर से मैसेज को लेकर आती है। मैसेज को किधर लेकर आती है, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग के ऊपर, एक्सॉन एंडिंग के ऊपर क्या करती है, मैसेज को लेकर आती है। इधर क्या मौजूद है, इधर मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या मौजूद है इधर, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर किसके अंदर मौजूद है, ये मौजूद है साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये जो ब्लैक नजर आ रहा है, ये क्या है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूरो ट्रांसमीटर मौजूद है ACH। ACH स्टैंड फॉर एसिटाइल कोलिन। क्या है ये, एसिटाइल कोलिन। बताता हूँ कि हो क्या रहा है। अब क्या हुआ कि मोटर न्यूरॉन के ऊपर क्या आई, एक्शन पोटेंशियल आई, मींस के मैसेज आया, एक्शन पोटेंशियल आई, ठीक है। अब ये वर्ड उसी को समझ आएंगे जो नर्व इंपल्स न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर जिसने समझा होगा। एक्शन पोटेंशियल आई, मोटर न्यूरॉन के ऊपर मैसेज आया, मैसेज आया, वो मैसेज एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग पर आया। एक्सॉन एंडिंग पर साइनेप्टिक वेसिकल मौजूद है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा मौजूद है, ACH। ACH की फुल फॉर्म क्या है, एसिटाइल कोलिन। अब होगा क्या, जैसे इधर मैसेज आएगा तो इधर क्या होंगे कि कैल्शियम के चैनल मौजूद होते हैं। इधर क्या मौजूद होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल के पास ये जो एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर इधर किसके चैनल मौजूद होते हैं, कैल्शियम के। तो कैल्शियम इसके अंदर क्या होगा, इंटर होगा इधर से। कैल्शियम जैसे इंटर होगा तो ये क्या करेगा, इन साइनेप्टिक वेसिकल को इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाएगा, एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग के साथ साइनेप्टिक वेसिकल अटैच हो गया। इसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देगा, रिलीज करवा देगा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, इस जगह को कहते हैं मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे क्या कहा जाता है, मोटर एंड प्लेट, या इसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, जंक्शन होता है जोड़। देखें, ये भी एक किस्म का साइनेप्स ही है। साइनेप्स जरूरी नहीं दो न्यूरॉन के दरमियान हो, साइनेप्स होता है जोड़। इधर एक न्यूरॉन है, दूसरा मसल का सेल है, तो आप मुझे न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, भाई न्यूरॉन। और दूसरा ये कौन सी चीज है, ये मसल है, न्यूरो मस्क्यूलर। और ये बीच में क्या है, जोड़ है, जंक्शन, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। अब न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर जाएंगे, ये मसल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सार्कोलीमा के ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। कौन से रिसेप्टर हैं ये, किस किसके लिए, किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर मौजूद है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। तो इसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए इधर क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। अब क्या होगा कि ये एसिटाइल कोलिन वाले ये इधर आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे इधर अटैच होंगे तो एसिटाइल कोलिन
अटैच हो गया रिसेप्टर से, रिसेप्टर क्या करेगा, फर्दर मसल सेल के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा, किसके जरिए, टी टिब्यूल के जरिए। तो टी टिब्यूल के जरिए मैसेज ट्रांसफर होगा, तो टी टिब्यूल क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है, मैसेज को क्या करती है, ट्रांसफर। अब इधर से मैसेज ट्रांसफर होकर जाएगा किधर, याद रख लें, ये जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही मैसेज जाएगा, इधर से क्या होगा, कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देखो हुआ क्या, मैं इधर सारे इवेंट्स लिख देता हूं। सबसे पहले हुआ क्या, ब्लैक पेन से लिखता हूं कि मोटर न्यूरॉन के ऊपर मैसेज आया, मोटर न्यूरॉन के जरिए क्या आया, मैसेज आया। ठीक है, क्या आया, मैसेज, जिसे क्या कहा जाता है, एक्शन पोटेंशियल। क्या आई, एक्शन पोटेंशियल आई। ठीक है, अब जैसे ये मैसेज आया तो ये किधर पहुंचा, पहले मोटर न्यूरॉन से आखिर में एक्सॉन एंडिंग पर पहुंचा, एक्सॉन एंडिंग पर। अब एक्सॉन एंडिंग के अंदर क्या मौजूद है, साइनेप्टिक वेसिकल मौजूद है। एक्सॉन एंडिंग पर हुआ क्या कि कैल्शियम के चैनल क्या हुए, ओपन हुए, कैल्शियम के चैनल ओपन हो गए। नंबर 4, कैल्शियम क्या हुआ, इनवर्ड, इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, इनफ्लक्स हुआ, कैल्शियम का क्या हुआ, इनफ्लक्स हुआ। अच्छा, कैल्शियम जैसे ही गया, उसने साइनेप्टिक वेसिकल को एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए, रिलीज हो गए। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम साइनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम, कहां से, साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। अच्छा, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज हो गए हैं, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ अटैच होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर या एसीएच में लिख देता हूं इजीली, एसीएच अटैच विथ रिसेप्टर, रिसेप्टर, ये किससे अटैच हो गए हैं, रिसेप्टर से क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। अब जैसे रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं मोटर एंड प्लेट या मसल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो अब ये मैसेज ट्रांसफर होता है किसके जरिए, टी ट्यूब्यूल के जरिए। मैसेज ट्रांसफर बाय, मैसेज ट्रांसफर बाय इनसाइड द मसल सेल, मैसेज ट्रांसफर बाय इनसाइड द मसल सेल विद द हेल्प ऑफ, किससे, टी ट्यूब्यूल ट्रांसफर ट्यूब्यूल के जरिए मैसेज ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद ये मैसेज कहां पे जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही ये मैसेज चला गया, फिर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैसेज जाकर क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स नहीं, ईफ्लक्स, ईफ्लक्स मींस के कैल्शियम आउट होगा, कैल्शियम क्या होगा, आउट होगा। अब कैल्शियम जब आउट हो गया है, अब ये कैल्शियम कहां पर जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के कहां पर जाएगा, कौन से पार्ट पे, ट्रोपोनिन के टीपीसी पे, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे। अभी आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा ना, टेस्ट में कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इधर मैं बना देता हूं, तो इधर मैं आपको समझाता हूं कि ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कैल्शियम बाइंड हो, फिर आगे जाके मसल कॉन्ट्रेक्शन हमारे लिए बिल्कुल हो जाएगी, इजी हो जाएगी, हलवा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इधर क्या बना देता हूँ कि थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि आखिर ये कहां पर जाकर अटैच होगा। ठीक है भाई, हमने पढ़ा था ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन की कितनी चेनें होती हैं, एक्टिन की थिन फिलामेंट के अंदर हमारे पास 2 चेनें होती हैं। और ये मैंने कैसे बताया था आपको, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, ऐसे ही ये एक्टिन की 2 चेनें होती हैं। लेकिन हमने इसको किसके जरिए देखा है, माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, तो अब ये एक्टिन की 2 चेनें हो गई, और एक्टिन के ऊपर किसकी बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, अच्छा, एक्टिन के ऊपर मैंने आपको बताया था कवरिंग होती है, टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्रोपोमायोसिन का, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर ट्रोपोनिन भी मौजूद होता है। ट्रोपोनिन का ये वाला पार्ट टीपीएम, ये वाला टीपीआई, और ये कौन सा है, टीपीसी, ये टीपीएम, टीपीआई और टीपीसी। ठीक है, मैं इधर बना देता हूं भाई, ये कौन सा पार्ट है इसका, ये वाला जो है, इसे कहेंगे हम टीपीएम। ये क्या है, टीपीआई, प्रोपोनिन इनहिबिट करेगा एक्टिन और मायोसिन को। और ये कौन सा है, टीपीसी।
टीपीसी का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। होगा क्या कि इसके ऊपर जो कैल्शियम इधर से रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कहां पर अटैच होता है, ये थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के टीपीसी के ऊपर क्या होगा, अटैच हो गया। इधर आकर ये कैल्शियम क्या हो चुका है, अटैच हो जाएगा। ये कैल्शियम इधर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जब ये कैल्शियम इधर अटैच होगा तो ये जो टीपीआई है, ट्रोपोनिन इनहिबिटर है, जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देता, ये इधर से हटेगा। अब इधर मसल कॉन्ट्रेक्शन के बारे में आपको मैं समझाता हूं कि इधर आपको भी बात समझ आएगी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा कि ये कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो गया ना, अब इधर ना कुछ चीजें देखना कि थिन फिलामेंट के अंदर क्या क्या चेंजिंग आएंगी। भाई थिन फिलामेंट कितनी चेनों का बना हुआ है, एक्टिन की 2 चेनों का ये बना हुआ है। ठीक है, एक्टिन की कितनी चेनों का बना हुआ है, 2 चेनों का। और मैंने आपको क्या बताया था, ये 2 चेनों को आप कैसे बनाने, जैसे तस्बीह होती है, तस्बीह को कोई बच्चा राउंड कर दे ना, मोड़ दे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है टीपीसी से, तो ये टीपीआई इधर से हट जाता है, टीपीआई इधर से क्या होता है, हटता है, अपनी जगह से ये क्या होता है, हटता है। ये टीपीआई जब अपनी जगह से हटता है, ट्रोपोनिन इनहिबिटर जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देता, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो टीपीएम है ना, ट्रोपोनिन मायोसिन, टीपीएम को छोड़े, टीपीएम को छोड़े, ये जो ऊपर मायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन की जो कवरिंग है, जिसने किसको कवर किया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन ने इधर कवर किया हुआ है, किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। देखो हुआ क्या, भाई टीपीसी जैसे अटैच होता है, टीपीसी के ऊपर कैल्शियम अटैच हो गया, टीपीआई इधर से अपनी जगह से हट जाता है। टीपीआई करता क्या है, टीपीआई कर रहा क्या होता है, ये ट्रोपोमायोसिन को क्या कहता है कि ये मायोस, टीपीआई का काम क्या है कि एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देगा। ठीक है, नहीं मिलने देगा, किसकी मदद लेता है, ये ट्रोपोमायोसिन की मदद लेता है। कैसे लेता है, वो ट्रोपोमायोसिन को कहता है कि मायोसिन के ऊपर, ये जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट है ना मायोसिन की, उसको क्या कर दो, ढक के रखो। हुआ क्या, जैसे कैल्शियम बाइंड होगा, टीपीआई अपनी जगह से हट गया। टीपीआई जैसे ही अपनी जगह से हटता है, टीपीआई की कमांड जो ट्रोपोमायोसिन को होती है कि एक्टिन को ढक कर रखो, मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक कर रखो, वो डिमांड अभी मींस के मैसेज ट्रांसफर नहीं होता, और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटना शुरू हो जाता है। इधर क्या होता है कि ये ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से क्या हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। ये अपनी जगह से क्या हो गया, काफी हट चुका है, काफी क्या हो चुका है, ये हट चुका है। ये किसकी वजह से, ये कैल्शियम के बाइंड होने की वजह से। इधर मैं ये बना दूं स्ट्रक्चर कि हमारे पास ये क्या है, टीपीएम, और इधर क्या हुआ, टीपीसी के ऊपर कैल्शियम आकर बाइंड हुआ, तो ये टीपीआई इधर से हटकर किधर आ चुका है, ये इधर। ये टीपीआई जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देता था, किसकी मदद लेकर, ट्रोपोमायोसिन की मदद लेकर के, ट्रोपोमायोसिन इसके ऊपर जो मायोसिन की, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, उनको कवर करके रखा हुआ है, वो अब क्या हो गई हैं, टीपीआई के इस जगह से हटने से वो ओपन हो चुकी हैं। आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर दूसरा पेन यूज करते हैं, इधर इधर हम दूसरा पेन यूज कर रहे हैं कि देखें इधर, ये इसके ऊपर ये जो है, ये कौन सी बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट है या नहीं है, भाई ये हमारे पास किसकी है, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट मौजूद है ना इधर। तो ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट अब क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी हैं। अब नीचे ये जो मायोसिन सदियों से इंतजार कर रहा था मिलने के लिए, अब ये मायोसिन बाइंडिंग साइट इसके ऊपर क्या हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। तो अब ये मायोसिन के ऊपर कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, भाई मायोसिन के ऊपर कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन के ऊपर मैंने आपको बताई थी कि 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। मायोसिन के ऊपर क्या बताई थी मैंने आपको कि कितनी बाइंडिंग साइट होती हैं, 2। एक कौन सी होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, और दूसरी कौन सी होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। कौन सी होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये किसके साथ जाके बाइंड करेगा, कौन सी साइट के साथ, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट के साथ, एक्टिन।
भाई ये कौन सा फिलामेंट है? एक्टिन है। ये नीचे वाला फिलामेंट कौन सा है? मायोसिन है। मायोसिन ने किसके साथ बाइंड होना है? एक्टिन के साथ। तो मायोसिन के ऊपर कौन सी बाइंडिंग साइट होनी चाहिए? भाई एक्टिन बाइंडिंग साइट होनी चाहिए ना। भाई कौन सी बाइंडिंग साइट होनी चाहिए? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट से ये क्या हो गया? इसके साथ अटैच हो गया। और एक्टिन के ऊपर कौन सी बाइंडिंग साइट मौजूद होनी चाहिए? मायोसिन बाइंडिंग साइट है। और ये दोनों ओपन हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ये अटैच होता है, ये अटैच कब होता है? ये एक और बात याद रखनी है, इसके साथ एटीपी बाइंडिंग साइट भी तो मौजूद है ना। होगा क्या? ये अटैच कब होगा? जब ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। एटीपी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। एटीपी वाटर की मौजूदगी में टूटेगा किसमें? एडीपी में और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और साथ में एनर्जी रिलीज होगी कितनी? 7.3 किलो कैलोरी या 31.81 किलो जूल पर मोल। 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उस एनर्जी की मदद से ये क्या होता है? मायोसिन जो होता है, मीरोमायोसिन जो होता है, वो एक्टिन के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। अच्छा, ये एडीपी के बाद, ये एडीपी जैसे ही आउट होता है तो ये मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड हो गया। इसके बाद इनऑर्गेनिक फास्फेट जब जाता है तो ये मायोसिन क्या करता है? एक्टिन को या थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है। देखो हुआ क्या? हुआ क्या भाई? सबसे पहले क्या आया? फर्स्ट मैं इधर आपको बताता हूँ। भाई कैल्शियम बाइंड हुआ किसके साथ? ट्रोपोनिन सी के साथ। इसके बाद क्या हुआ कि टीपीआई जो है, ट्रोपोनिन इनहिबिटर, अपनी जगह से हट गया। ये क्या हुआ? अपनी जगह से हट गया। इसके हटने से ये जो ट्रोपोमायोसिन की जो टेप थी जिसने कवर किया हुआ था एक्टिन को, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। इसके खत्म होने से एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हो गई? विजिबल हो गई, नजर आना शुरू हो गई। मायोसिन बाइंडिंग साइट जैसी नजर आना शुरू हो गई तो मायोसिन ने एक्टिन के ऊपर क्या किया? हमला किया। मायोसिन अटैच हुआ एक्टिन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ किसकी? एटीपी के टूटने की वजह से, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी टूटेगा, एनर्जी मिलेगी, तभी जाके ये बाइंड होगा और अपनी तरफ खींचेगा ना। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस, वाटर की मौजूदगी में एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटता है। जैसे ही एडीपी निकलता है ये इसके साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज, या इसे कहा जाता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक। और जैसे ही इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलता है तो मायोसिन इस थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही मायोसिन इस थिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा तो मैं इधर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सार्कोमेयर के अंदर कितने फिलामेंट होते हैं? एक हमारे पास थिन फिलामेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है? थिक फिलामेंट। मैंने ऊपर आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये जो थिक फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करता है। इस तरफ से भी जब खींचेगा तो देखो इधर कि सार्कोमेयर या थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर आ रहा है। सार्कोमेयर क्या हो जाएगा? शॉर्ट होगा। सार्कोमेयर शॉर्ट होगा तो मायोफिब्रिल शॉर्ट होंगे, मसल का सेल शॉर्ट होगा, फेसिक्यूलस शॉर्ट होंगे, मसल पूरा शॉर्ट होगा। तो मसल पूरे के पूरे की क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी। अब ये तो हमने पढ़ लिया, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, कॉन्ट्रेक्शन हो गई। रिलैक्सेशन कब होगी? देखें, रिलैक्सेशन तब होगी, मैं आपको बताता हूं। देखें भाई, रिलैक्सेशन तब होगी जब वापस वापस इसके ऊपर एटीपी आएगा। भाई देखो, कॉन्ट्रेक्शन कब होती है? जब एटीपी टूटता है। एटीपी टूटेगा तो ये मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड होगा और इसे अपनी तरफ खींच लेगा। अब रिलैक्स कब होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रहता है इंसान? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। ये रिलैक्स कब होगा? देखो, जब वापस एटीपी बनेगा। एटीपी कैसे बनेगा? भाई हमारे पास क्या है? एडीपी आया। एडीपी पता है किसके साथ मिलता है? मसल्स के अंदर हमारे पास फास्फोक्रिएटिनिन मौजूद होता है। फास्फोक्रिएटिनिन क्रिएटिनिन मौजूद होता है। फास्फोक्रिएटिनिन में से होता क्या है कि फास्फेट एडीपी ले लेता है। फास्फेट एडीपी ले लेता है तो एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट से क्या बन जाता है? एडिनोसिन
ट्राइफास्फेट बन जाता है और साथ में ये क्रिएटिनिन क्या हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये एटीपी तो बन गया, अब ये एटीपी किधर जाएगा, एटीपी जाएगा वहां पर जहां से ये एटीपी टूटा था, मींस के ये कहां पर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये इसने क्या किया हुआ है, इसके साथ ये बाइंड हुआ है। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ, सिंपल सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, ये एक्टिन के फिलामेंट है ना हमारे पास, ये इसके साथ क्या हुआ था, बाइंड हुआ था। ठीक है, अच्छा ये बाइंड कब तक रहेगा, जब तक दोबारा एटीपी नहीं आएगा, ये इधर एटीपी नहीं आएगा। जैसे ही इधर क्या आता है, एटीपी आता है, वैसे ही ये इसको वापस क्या कर देता है, रिलैक्स स्टेट में, मींस के मायोसिन एक्टिन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। मायोसिन एक्टिन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। जैसे ही इसको छोड़ेगा तो वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब इंसान मर जाता है, व्हेन किसी इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है, तो आप मुझे बताएं क्या उसके अंदर एटीपी बनते हैं? भाई उसके अंदर तो सारे प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, ना वो खाता है ना पीता है, उसके अंदर कोई तवानाई नहीं बनती। आपने देखा होगा कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी बॉडी अकड़ जाती है, उसकी बॉडी अकड़ जाती है। क्यों अकड़ती है, देखो इंसान मर गया, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े थे। ठीक है, जब इंसान मरता है तो लाजमी बात है तकलीफ होती है उसे। ठीक है, उसके बॉडी के हिस्से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब जैसे डेथ हुई तो डेथ के बाद आप मुझे बताएं कि एटीपी बनेंगे, एटीपी तो नहीं बनेंगे। और अगर एटीपी नहीं बनते तो एटीपी वो मायोसिन फिलामेंट के पास आएंगे, मायोसिन फिलामेंट के पास एटीपी नहीं आएंगे तो मायोसिन ने जो एक्टिन को खींचा हुआ है अपनी तरफ, उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो कौन सी स्टेज में ही रह जाता है इंसान, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाता है। इसे कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसे क्या कहते हैं, रिगर मोर्टिस। इसे क्या कहा जाता है, रिगर मोर्टिस। ये बात आपने याद रखनी है। और ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर हमारा लेक्चर हो गया।